उम्मीद है आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। सो हमारी जो टेंटेटिव डेट हमें जो अभी पता चल रही है 2 जुलाई एग्ज़ाम की। सो प्रोबेबिलिटी है कि यही डेट को हमारे एग्ज़ाम हो जाए। सो दिस टॉपिक लेबर लॉज एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यह हमारा पॉलिटी सब्जेक्ट से ओवरलैप करता है। सो वाइल स्टडिंग लेबर लॉज, हमारे संविधान में जो भी लेबर लॉज या लेबर वेलफेयर के रिलेटेड प्रावधान हैं उनको भी हमें अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज ये सब्जेक्ट जो है ये पॉलिटी के साथ ओवरलैप करता है। सो हमारे भारतीय संविधान में प्रियम्बल, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स, इन तीनों से इन्फ्लुएंस होकर हमारे जो लेबर लॉज है उनको बनाया जाता है। सो लेबर लॉज एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये लेबर लॉज एंड सोशल लेजिस्लेशन के लिए बेडरॉक प्रोवाइड करते हैं। और जो भी वर्किंग क्लास उनकी एस्पिरेशंस और जो भी मांगे होती है उनको पूर्ण करने में थोड़ा हेल्प करती है। जो भी फिलोसॉफी प्रियम्बल में दी हुई है, लाइक जस्टिस, इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल, liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, fraternity, assuring dignity of human and individual and the integrity of nation. So इसमें इकोनॉमिक मीन्स मिनिमम वेजेस, जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है वेजेस में, इनइक्वलिटीज जो रहती है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये सब जो लॉज है, जो भी हमारे प्रावधान है, वो सब प्रियम्बल से इन्फ्लुएंस हुए हैं। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमारी लेबर लॉज के लिए बेंचमार्क प्रोवाइड करते हैं। दिस फंडामेंटल राइट्स क्रिएट्स फाउंडेशन फॉर द लेबर लॉज इन इंडिया। सो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए हुए हैं, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 35 में। सो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम of religion, cultural and educational rights and right to constitutional remedies, ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है। सो फर्स्ट हमारा राइट टू इक्वलिटी है, यह आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 तक दिए हुए हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ से लेबर लॉ में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये प्रावधान दिया हुआ है आर्टिकल 14 से। बट अगर लेबर की फिजिकल एबिलिटी नहीं है और जो भी लेबर है वो अनस्किल्ड है, सो ये प्रावधान अप्लाई नहीं होता। सो दिस इज एक्सेप्शन फॉर दिस आर्टिकल। उसके बाद है आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सो दिस गारंटीज ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द नेशन इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर स्टेट। स्टेट मतलब यहाँ ध्यान रखना है कि हमें इंडिया की बात कर रहे हैं हम। सो दिस इज आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट आता है हमारा राइट टू फ्रीडम, दैट इज आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 में ये दिया हुआ है। सो अंडर आर्टिकल 19 देयर आर 6 सब क्लॉज, यहाँ पे 6 सब क्लॉज दिए हुए हैं। So subclause 1 is right to freedom of speech and expression. Subclause 2 is right to assemble anywhere without arms. Subclause 3 is right to form associations. जो भी हमारी यूनियंस और जो भी एसोसिएशंस क्रिएट होती है, लाइक जो भी लेबर यूनियंस क्रिएट होती है, सो वो उसके लिए यहाँ पे हमारा फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किया हुआ है। फोर्थ सबक्लॉज इज राइट टू मूव एनीवेयर, लाइक हम कहीं पे भी किसी भी शहर या किसी भी राज्य में इजीली आ जा सकते हैं। फिफ्थ वन इज़ राइट टू रिसाइड एनीवेयर इन एंड सेटल, सो हम कहीं भी जाके रह सकते हैं, कहीं भी जाके सेटल हो सकते हैं। एंड सब क्लॉज 6 इज़ राइट टू एडॉप्ट एनी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, जो भी हमें ट्रेड या बिजनेस करना है, जो भी प्रोफेशन हमें चूज़ करना है, उसका हमें यहाँ पे आर्टिकल 19 में राइट्स दिया हुआ है फंडामेंटल राइट में। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि वो जो ट्रेड या बिजनेस या जो भी प्रोफेशन हम चूज़ करते हैं वो कोई इलीगल ना हो। सो आर्टिकल 19C
जो तीसरा हमारा सब क्लॉज है, दिस आर्टिकल गारंटीज सिटीजन्स टू फॉर्म यूनियन और एसोसिएशंस। यही आर्टिकल के फिलोसॉफी से ट्रेड यूनियन एक्ट जो 1926 का हमारा जो इनेक्ट हुआ है, उसकी फिलोसॉफी यही प्रावधान से ली हुई है। उसके बाद जो भी वर्कर्स संगठन है, उनको जो अपनी प्रॉब्लम्स रहती है वर्क रिलेटेड, या जो भी उनका जो भी उसकी मांगे रहती है, सो उनको आवाज़ उठाने के लिए एक ज़रिया यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किया हुआ है। भी हमारे सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट है वही आर्टिकल्स एंड जो भी यहाँ पे प्रावधान है वो हम देख रहे हैं। लाइक हमने आर्टिकल 18, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 ये सब स्किप कर दिया है। इफ़ यू अगर आप देखते हैं, बट पॉलिटी पढ़ते समय ये सब भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 21। जैसे कोई लॉ या ऑर्डिनेंस पास होता है, जैसे कोविड टाइम में लॉकडाउन लग गया था, सो दिस एक्सेप्शन टू दिस आर्टिकल, वो टाइम में पर्सनल लिबर्टी या लाइफ नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं ड्यू टू सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। सो आर्टिकल 21 में है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 इंश्योर करता है कि हर नागरिक ह्यूमन डिग्निटी के साथ रहे और किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन का शिकार ना हो। फॉर एग्जांपल, जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है, मतलब न्यूनतम वेतन सबको मिलना चाहिए। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 है, सबको समान वेतन का यहाँ पे जो प्रावधान किया हुआ है। उसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, जो भी वर्किंग महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी में जो भी पेड लीव्स का प्रावधान यहाँ पे किया हुआ है। सो दिस ऑल द एक्ट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस आर्टिकल प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट अपना फंडामेंटल राइट्स है, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये आर्टिकल 23 एंड 24 में दिए हुए हैं। सो आर्टिकल 23 इज सिंपली द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। सो यहाँ पे जो भी ट्रैफिकिंग होती है ह्यूमन बीइंग की, वो यहाँ पे प्रोहिबिट किया हुआ है। और जो भी फोर्स लेबर हमारे इंडिया में जब पहले चलता था, उसको भी यहाँ पे प्रोहिबिशन किया हुआ है। कोई भी अगर मिनिमम वेजेस के तहत जो भी मिनिमम वेजेस रहेंगे, फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टेट में 250 रुपीज़ मिनिमम वेजेस है डेली, और इससे कम अगर वो एम्प्लॉय को अगर वेजेस दे के काम करा रहे हैं, जैसे उसको अगर 200 रुपीज़ में हम काम करा रहे हैं, सो उसको हम फोर्स लेबर कह सकते हैं। जो भी मिनिमम वेजेस है उसके कम वेज दे के अगर उससे हम काम करा रहे हैं, सो उसको हम फोर्स लेबर कहेंगे। और जहाँ पर कोई वेजेस ही नहीं है, या फिर जो भी नॉमिनल वेजेस है, या जिसको 100 रुपये दे के काम करा लिया, सो उसको हम बॉन्डेड लेबर कहेंगे। सो ये दो डिफरेंस है हमें यहाँ पे अच्छे से देखना है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 24 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। सो यहाँ हमें बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स जो भी चिल्ड्रंस है उनको फैक्ट्रीज या माइंस में काम करने के लिए प्रतिबंध दिया हुआ है यहाँ पे आर्टिकल 24 में। इसी आर्टिकल से इन्फ्लुएंस होके हमारे गवर्नमेंट ने चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1986 इनेक्ट किया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी, ये पार्ट 4 में आते हैं, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 में। सो इसको हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, लाइक सोशलिस्टिक डायरेक्टिव्स, गांधीयन डायरेक्टिव्स, लिबरल इंटेलेक्चुअल डायरेक्टिव्स। सो ये डीपीएसपी में हमारे जो लेबर लॉज में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है वो है आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43 और 43A। ये हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है यहाँ पे। सो फर्स्ट आर्टिकल 38 पे दिया हुआ है कि प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल। सो जो भी इनइक्वालिटीज़ है अपने इनकम में, उसको मिनिमाइज करने के लिए ये था आर्टिकल 38 में प्रावधान किया हुआ है, टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड एंडेवर टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज़ इन स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। इसका प्रावधान यहाँ पे किया हुआ है। सो इसके तहत
इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 39। इसमें यहाँ 6 सब क्लॉज दिए हुए हैं, बट हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 3 ही क्लॉज इम्पोर्टेंट है। दैट इज आर्टिकल 39A। इसमें दिया हुआ है कि राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। आर्टिकल 39D इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। और आर्टिकल 39E इसमें दिया हुआ है कि हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर irrespective of whether men, women or children shall not be abused or manipulated। सो ये 3 आर्टिकल्स हमारे आर्टिकल 39 में ये 3 सब क्लॉज है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आर्टिकल 41। सो ये आर्टिकल से ESI एक्ट, EPF एक्ट, आपका EPF एक्ट, मनरेगा जो स्कीम है 2005 की, ये भी इससे इन्फ्लुएंस हुई है। सो इसमें राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड द पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। सो ये आर्टिकल 41 से ESI एक्ट, आपका EPF एक्ट और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो है, ये सब इन्फ्लुएंस हुए हैं। उसके बाद है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 में यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टेट टू मेक लॉज दैट इंश्योर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन एट वर्क एंड प्रोवाइड फॉर द मैटरनिटी बेनिफिट्स। जो भी हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961 का, वो जो एक्ट है ये आर्टिकल से इन्फ्लुएंस होके उसको इनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में यहाँ पे लिविंग वेजेस, कंडीशन ऑफ वर्क्स और कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जो भी प्रावधान करने चाहिए वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 43A। सो यहाँ पे जो हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन ये सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक्स आते हैं, सो वहाँ पे हम देखेंगे कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ये किस आर्टिकल के तहत आता है। ये एक क्वेश्चन लास्ट EPFO में आया है। सो लास्ट में जो 7th शेड्यूल है आर्टिकल 246 के अंडर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये एक लास्ट टॉपिक है जो कि हमारे लेबर लॉस को ओवरलैप करता है, पॉलिटिकल सब्जेक्ट। सो अंडर आर्टिकल 246 ये जो 7th शेड्यूल दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें लेबर ये जो है ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। कॉन्करेंट सब्जेक्ट मतलब इस पर बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर लॉ बना सकते हैं। सो यूनियन सब्जेक्ट मतलब इस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकते हैं, और जो स्टेट सब्जेक्ट होते हैं उस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकते हैं। बट जो लेबर लॉस का जो भी सब्जेक्ट है ये कॉन्करेंट रखा हुआ है अपने। सो यहाँ पे यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की दी हुई है। उसमें एंट्री नंबर 55 रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी। 61 में दिया हुआ है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। उसके बाद 65 में दिया हुआ है कि यूनियन एजेंसीज और इंस्टीट्यूट जो भी है वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद कंकरेंट लिस्ट में दिया हुआ है जहाँ पे सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लॉज बना सकती है। उसमें एंट्री 22 में दिया हुआ है कि ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स। 23 में दिया हुआ है कि सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सो अपने EPF एक्ट, ESI एक्ट ये जो भी है, सो ये कंकरेंट लिस्ट में एंट्री 23 के अंडर आएंगे। उसके बाद एंट्री 24 में दिया हुआ है कि वेलफेयर ऑफ लेबर इंक्लूडिंग कंडीशन ऑफ वर्क, प्रोविडेंट फंड, और ये भी ओल्ड एज पेंशन, मैटरनिटी बेनिफिट, ये सब कंकरेंट लिस्ट में एंट्री नंबर 24 के अंडर दिए हुए हैं। सो ये सब हमें रफली याद रखने हैं सो दैट एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है फैक्चुअल बेस तो हमें इजीली हम उसको टैकल कर सकें।